नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्व यानी कि पब्लिक फाइनेंस के पहले पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम इसकी मीनिंग, डेफिनीशन और स्कोप को जानेंगे। क्या होता है ये पब्लिक फाइनेंस, क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है और इसके क्षेत्र क्या क्या हैं। तो जैसा कि राजस्व राजस्व शब्दों से मिलकर बना होता है। संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, राजन और स्व, जिसका अर्थ होता है राजा का धन। राजस्व का अर्थ होता है राजा का धन। राजनीतिक दृष्टि से राजा को राज्य का मुखिया कहते हैं। अतः सरल अर्थों में राजस्व का अर्थ राजा का धन या राजनीतिक दृष्टि से मुखिया के धन से होता है। इसका अर्थ होता है, जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री टैक्स लगाते हैं, तो वो सारा टैक्स किसके पास जाता है? राजा यानी कि प्रधानमंत्री के पास जाता है। राजनीतिक दृष्टि से मुखिया के धन से होता है। अतः राजस्व में राजा के धन का अध्ययन करते हैं कि राजा धन कहाँ से किस प्रकार लाता है तथा उस धन को किस प्रकार व्यय करता है। इसका मतलब है, राजस्व का अर्थ हुआ कि राजा किस प्रकार से धन एकत्रित करता है और उसको किस प्रकार से व्यय करता है। हमें इस पूरे लेसन में इसी के बारे में जानना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे राजस्व की डेफिनेशन। राजस्व की परिभाषा। राजस्व अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसका अभिप्राय सरकार की प्रक्रिया में आयगत व्ययों के चारों ओर जटिल समस्याओं के केंद्रीकरण से है। जैसा कि राजस्व जो होता है वो राजा का धन होता है, जो कि प्रजा से एकत्रित किया जाता है। राजस्व अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसका अभिप्राय सरकार की प्रक्रिया में आयगत व्ययों के चारों ओर जटिल समस्याओं के केंद्रीकरण से है। इसके विषय में कुछ अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अपनी परिभाषाएं दी हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने अपनी परिभाषाएं इस प्रकार दी हैं, जैसे कि पहला नाम आता है एम स्मिथ का। एम स्मिथ जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अपनी ओर से परिभाषा दी है कि राज्य व्यय एवं राज्य आय। राज्य का मतलब यहाँ पर देश से हो गया। राज्य के आय एवं व्यय के सिद्धांत एवं स्वभाव के अनुसंधान को राजस्व कहते हैं। जैसे कि राजा कहाँ से धन एकत्रित करता है और कहाँ पे खर्च करता है, इसी के सिद्धांतों की खोज को राजस्व कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रोफेसर लुड्स के अनुसार सार्वजनिक या प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक साधनों का प्रावधान, संरक्षण एवं व्यय करने का अध्ययन ही राजस्व है। जैसा कि प्रोफेसर लुड्स कहते हैं कि सार्वजनिक या शासकीय कार्यों को पूर्ण करने के लिए, जैसे जो सरकारी कार्यों के लिए आवश्यक साधन सामग्रियों को जुटाने और उनका संरक्षण एवं उन्हें व्यय करने के अध्ययन को राजस्व कहते हैं।
आगे हमने पढ़ा कि राजस्व क्या है तथा उसकी परिभाषाएं क्या हैं। अब हम उसके क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। राजस्व के क्षेत्र या विषय, इसका पहला जो रहे वो है सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय राज्य का महत्वपूर्ण अंग है। राजस्व के इस मद में यह अध्ययन करना आवश्यक है कि सार्वजनिक व्यय किन किन मदों पर करना है। सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत हमें पहले सरकार अपने व्यय को बनाती है, अपने खर्चों को एक तरफ बनाती है। उसके बाद में उनको किन किन चीज़ों पे खर्च करना है, किन किन मदों पे उन्हें खर्च करना है, ये सोचती है। फिर दूसरा है सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आय के अंतर्गत सार्वजनिक आय के में सरकारी व्ययों को पूर्ण करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा वित्त एकत्रित करने के लिए विभिन्न स्रोतों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि सार्वजनिक खर्चों को पूरा करने के लिए, सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से आय अर्जित की जाती है। सरकार पहले व्यय का अनुमान लगाती है। पहले वो अपने यहाँ के खर्चों को अनुमानित करती है और उसके बाद में उसे पूर्ण हेतु आयों के साधन की खोज करती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सरकार अपना खर्चा टैक्स से पूरा करती है, उनकी आय टैक्स लगाकर होती है। तो सरकारें इसी प्रकार अपनी आय को बनाती हैं। अब आता है सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत यदि व्ययों को पूर्ण करने के लिए सार्वजनिक आय की राशि पर्याप्त न हो तो सरकार सार्वजनिक ऋण के रूप में राशि प्राप्त करके व्यय में लगाती है। जैसा कि जब सरकार पहले अपना व्यय तय करती है, अपने खर्चों को एक ओर लिखती है, उसके बाद में वो टैक्स लगाती है अपनी इनकम्स के लिए, उसको पूरा करने के लिए। अगर हमारी आय से जो हमारे व्यय के कार्य हैं, जो हमारे सार्वजनिक कार्य हैं, वो पूरे नहीं होते तो सरकारें ऋण लेती हैं। सार्वजनिक ऋण के रूप में राशि प्राप्त करके व्यय कार्यों, यह ऋण आंतरिक व बाह्य दोनों ही साधनों से प्राप्त किया जा सकता है। आंतरिक और बाह्य से आशय है कि जैसे आंतरिक से आशय हो गया कि वो देश के अंदर ही, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जैसे ऋण लेती हैं, या फिर बड़े बड़े उद्योगपतियों से ऋण लेती हैं। और बाह्य का अर्थ हो गया कि वो बाहर विदेशों से, जैसे कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ऋण लेती है। तीसरे नंबर पे हमारा आता है वित्तीय प्रशासन। इसमें बजट का निर्माण करने एवं उसे प्रकाशित करने की कार्यवाहियों को सम्मिलित किया जाता है। तीसरे नंबर पर हमारा आता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम अपने प्रशासनिक कार्यों को सरकार अपने प्रशासनिक कार्यों को करती है। इसमें बजट का निर्माण करने एवं उसे प्रकाशित करने की कार्यवाहियों को सम्मिलित किया जाता है। सरकार हिसाब किताब की देखभाल इसी में सम्मिलित है। सरकारी हिसाब किताब की देखभाल इसी में सम्मिलित होती है। फिर इसके बाद में आता है राजकोषीय नीति। आप सभी जानते होंगे फिजिकल पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं वो देश में आर्थिक स्थायित्व लाने हेतु राजकोषीय नीति के प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। राजकोषीय नीति के द्वारा हम
देश में आय और व्ययों को समान करते हैं और इससे संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा आगे इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फिनांस, जो कि आपको अगले पार्ट में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।